तलुए हुए शहर का वक्त था। वो खिड़की पर डले पर्दे हटाते ही सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर बिखेरते महसूस करने लगी। हवा का रुख मुखालिफ सिम था और माहौल में सकूत, हल्की हल्की सर्द हवाएं साल के आखिरी अयाम का सबूत पेश कर रही थीं। सुबह बखैर। कैप्टन हमजा की आवाज़ पर वो मुरफ्तन बिना मुस्कुराई। ब्रेकफास्ट लिया आपने? कैप्टन हमजा ने किचन की जानिब जाते पूछा। जवाब निधारद। क्या हुआ, मूड खराब है? वो बीच रात से ही वापस मुड़ आया। लीव मी अलोन। उससे वही जुमला कहा जो ज़्यादातर लोग बिगड़े मूड में कहते हैं। एज यू विश। वो कंधे उचकाता चला गया। नीलम अब भी खिड़की में खड़ी सूरज को उभरते देख रही थी। वैसे एक बात कहूँ, वो उल्टे पैर वापस आया। नीलम ने बेजारी से उसे देखा। सूरज को मत घूरे, बेचारा शर्मा जाएगा। उसके हिस्से में ने नीलम को सारा लुत्फ ना दिया। वो उससे घूरती हुई अंदर चली गई। टाइगर कहाँ है? थोड़ी देर बाद वो कैप्टन हमजा के पास किचन में चली आई। खाना पकाना फौज से ताल्लुक रखने वाले मर्दों के लिए आम सी बात है। सो भी अंडे फ्राई कर रहा था। पता नहीं, आधे घंटे पहले ही बाहर गए हैं। हमजा ने कमाले महारत से अंडा पैन लटते हुए मसरूफ सा जवाब दिया। 2 घंटे में भला नींद पूरी होती है, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? वो गुस्से में कैप्टन हमजा के इर्द गिर्द घंटियां बजाने लगी। जी। उसके मुंह का नक्शा ही बिगड़ गया था। वो मेरा मतलब था कि मैं हेल्प करवाऊं। वही खातून किचन में चली आई। नीलम की बात बीच में ही रह गई थी। उससे कुछ देर अपनी प्रैक्टिस की, कुछ कोड क्रैक किए जो उससे कंप्यूटर माहिरीन से सीखे थे। दोबारा दोहराए, अपने आगे की मुंसीबों को फिर से तरतीब दिया। उसका जितना काम बनता था वो कर रही थी। दोपहर हुई तो उससे जोहर अदा की। उसके साथ रहने वाली खातून ने 2-3 बार नाश्ते की बाबत दरियाफ्त किया मगर वो इनकार कर गई। कैप्टन नीलम। मेजर रात 3 बजे के करीब उजलत में उससे कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर बैठी एक फाइल स्टडी कर रही थी। आपको 4 बजे तक रेस्टोरेंट पहुंचना है, जल्दी करें, हरी अप। वो तेजी से बोलकर वायरलेस नुमान डिवाइस पर कोड डालता कमरे से निकल गया। 20 मिनट बाद वो फिर से आया। नीलम वॉच पहन रही थी जिस पर स्पाई कैमरा अटैच था। एयरपीस वो सेट कर चुकी थी। वॉच इधर दिखाएं। उसने नीलम के हाथ से वॉच ली और खुद टाइट करके बांधी। अपनी हैंड मूवमेंट सही रखा करें, मुझे व्यू में प्रॉब्लम होती है। वो नॉर्मल लहजे में मुखातिब था। कैप्टन नीलम, आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था। कैप्टन हमजा ने कहा। नीलम का नाम तकरीबन आर्मी के तमाम स्टाफ को पता था। एजेंट्स बेखबर थे। टाइगर का चेहरा दब गया। किचन में गया और 3-4 मिनट बाद उसे आवाज़ दी। जल्दी खाएं। सेब काट कर प्लेट उसके सामने रखी। फिर एप्पल जूस का डब्बा उठा लाया। टाइगर हम। चुप करके खाओ और जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। वो खड़ी देखकर सख्त लहजे में बोला। चले। वो खड़ी हो गई। जूस खत्म करें, वहीं गिरी पड़ी होंगी, एक नई मुसीबत नहीं चाहता मैं। वो जूस का ग्लास उसे थमा था। बोला, कैप्टन नीलम का स्टेमिना इतना कम नहीं है मेजराज। अगर आप बगैर ब्रेकफास्ट के रह सकते हैं तो हम भी रह लेंगे। इतनी जल्दी नहीं मरने लगे। वो ग्लास टेबल पर पटक चुकी थी। मेरा दिमाग खराब है जो आप जैसे का ख्याल रख रहा हूँ। वो जूस का ग्लास उठाकर कुर्सी की सीट कर बैठ गया। आप और हमारा ख्याल। वो सजाया हंसी। टाइगर ने ग्लास खाली करते उसे देखा। बहस करने की बड़ी बुरी आदत है आपकी। कुर्सी खींचकर खड़ा हो गया। आपसे ही पड़ी है। वो उसके पीछे आती बोली। गलत बयानी मत करें। वो मुड़कर बोला। नीलम ने कदमों को ब्रेक लगाई। आप बहस मत करें। वो शाहाना अंदाज से गोया हुई। दोनों का ब्रेकफास्ट सो इस लड़ाई की ही नजर हो गया था। सर, बीएस निकल गया है, वो रेस्टोरेंट की ही जानिब जा रहे हैं। मैं टावर पर हूँ। मेरे राज के ब्लूटूथ एयरफोन में आवाज़ उभरी। वी आर कमिंग, चलो अब। नीलम अपने फ्लैट के दरवाजे से निकली जबकि मेजरास बालकोनी की तरफ बढ़ गया। नीचे वाले अपार्टमेंट में आकर वह दरवाजे से बाहर निकला। अपनी कार में बैठकर चल दिया। उससे आगे नीलम एक छोटी सी कार में थी जिससे उनका ही बंदा चला रहा था क्योंकि नीलम को नजर नहीं आता था। अमदाद बलोच ने उस शख्स के जरिए पीटर से रब्ते का तरीका निकाल लिया था। वो चने के सालन में नान डबोकर खा रहा था। उसके साथ ही वो दुश्मन ग्रोह का रहनुमा बैठा था। पहले टेक हमारी मदद करता था, अब ये पीटर। नया बंदा तो नहीं है मगर जगह बदल गया है। पहले हीरे की स्मगलिंग करता था मगर अब एमआस का दायां बाजू बना है। सुना है टेक को एजेंसी वालों ने मार दिया है। उसके बहुत सारे साथी पिछले 3 माह में मारे जा चुके हैं। 2 उसके सऊदी साथी भी थे। एक का नाम हरबीत था, वो भी हमारी मदद करता था। उससे हमसे 2 हमले करवाए थे मगर एमास को बेखबर रखा कि बलूचिस्तान में ही हमले करवाता था। है, हमको तो वो पैसे से मतलब है। वो हाथ उठाकर बोला। तुम इतना सब जानते हो उनके बारे में? इमदाद बलूच ने सरसी लहजा अपनाए खाने में मशगूल था। भाई, अपना बगैर उनका धंधा नहीं चलता। ये दहशतगर्दी के तरतीबी स्कूल, ये कम सुन बच्चे, ये हमला आवर,
खुद कुछ बम बार, इनको हम फराहम करते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। ये खुद बम बांध कर मैदान में नहीं उतर सकता, जिगरा नहीं। उसके नज़दीक बम धमाकों की मौत एक जिगरे की बात थी। तुम पीटर को यहाँ बुला सकते हो। उससे कंधे पर डाला रुमाल उठाकर मुंह पहुंचा। नहीं, वो बंदा ऐसे नहीं मिलता, किसी से बस फोन पर राब्ता, नहीं तो हमले को, बच्चा लेने को राब्ता, बस। उससे आखिरी निवाला मुंह में डालते प्लेट के अंदर ही जग से पानी डालकर हाथ धो डाले। फिर मैं उससे राब्ता कैसे करूं? पीटर का फोन नंबर? उससे पूछा। जब से उसके बंदे मरने शुरू हुए हैं वो टेलीफोनिक राब्ता नहीं रखते। बस अब इंतजार करो कि कब एमाज अगला हमला करवाता है। वो थोड़ा आगे को होता राजसारी से बोला। एक आके 2 प्याले चाय ला, मलाई डाल के। सीएन, अंदर जाए। टाइगर ने अपनी कार का विंडो मिरर नीचे करते रेस्टोरेंट के सामने खड़ी उसी कार को देखा। टाइगर की आंखों पर स्याह गॉगल्स चमक रहे थे, लिहाजा उसकी नज़रों की सिमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। नीलम कार से नीचे उतर आई, उससे ड्राइवर को पैसे थमाए और अंदर बढ़ गई। उसकी आंखों पर भी गॉगल्स लगे थे, डार्क ब्राउन शेड। अंदर दाखिल होकर वो पिलर्स और रविश का अंदाजा करती चलने लगी। अंधेपन का मखसूस मुजाहरा जारी था। जब सामने टेबल पर बैठी एक मुतासिर कुन शख्सियत ने उसकी जानिब निगाह उठाई, वो मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान से गुजर रही थी। जब उसने उन नज़रों को महसूस किया, कुर्सी पर गिरफ्त करके वो आगे बढ़ना चाहती थी, मगर कुर्सी पर हाथ ना पड़ा, उससे दबाव डाल दिया। अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी थी। महनाज के सामने बैठा शख्स क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसे कुछ नहीं समझ आ रही थी। वो उस मंजर में था ही नहीं, वो तो सामने वाले मंजर का अनदेखा साथी था। नीलम को गिरते देखकर वो फौरन अपनी नशिश छोड़कर आगे बढ़ाया। वो कुछ टटोल कर खड़ा होना चाहती थी, जब उसने अपना हाथ पेश किया। थैंक यू, मुलायम लहजे में कहते वो उसका बाजू थामकर खड़ी होने लगी। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जनाब। आप सुन रहे हैं? कोई जवाब ना पाकर उससे इधर उधर देखते पूछा। मीनार से ठंडी आ भरी और वापस अपनी नशिश पर आ बैठा। हु इज शी? सामने बैठे डीलर ने पूछा। डोंट नो। वो मुख्तसर बोला। फिर मीटिंग वहीं से शुरू हो गई जहाँ थम गई थी। मिनाज जिस जानी बैठा था वहाँ एक ही स्पेशल टेबल था, साउंड प्रूफ ग्लास वॉल थी। कोई कैमरा इस रूम में मौजूद नहीं था। ये रेस्टोरेंट एक तरह से उसके अंडर था, जिससे एक माह पहले ही मेजर आस अपने काम के लिए तैयार कर चुका था। उसके मैनेजर और मालिक के अलावा बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि इनकार की सूरत एक बड़ी सजा, जुर्माना और साथ मशहूर रेस्टोरेंट भी जाएगा। अभी मुझे जल्दी है, तुम अपनी डिमांड बता दो, काम पूरा हो जाएगा। इस ड्रेस पर कल आ जाना, अभी मैं जल्दी में हूँ। मीनाज ने कलाई पर मौजूद घड़ी पर वक्त देखते अपने मगरूर अंदाज से तकल्लुम का इस्तेमाल किया और एक एड्रेस टिश्यू पेपर पर लिखकर बाहर निकल गया। जल्दी से काउंटर तक आया जहाँ से नीलम अभी अभी निकली थी। कौन थी ये लड़की और यहाँ क्यों आती है? उसके गार्ड्स अभी भी मीटिंग वाली जगह पर खड़े थे। काउंटर तक कोई नहीं आया था। एनी प्रॉब्लम सर? मैनेजर ने उसे दूर से ही देख लिया था। पास आकर नहायत मोहतात अंदाज से पेश आया। ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आती है? उससे अपना सवाल दोहराया। सर, ये ब्लाइंड है, जॉब के लिए आती है, मगर एक अंधी लड़की से हमारा क्या काम? मैनेजर ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मीनाज के दिल पर लफ्ज अंधी ने कौन सा मारा। उसको आज ही जॉब ज्वाइनिंग लेटर सेंड करो। वो यहाँ जो भी काम करे उसे कोई परेशान नहीं करेगा, उसकी सैलरी मैं दूंगा। वो तो जैसे इस मेहरबानी के इंतजार में था। काउंटर पर टेबल रिजर्वेशन की डिटेल्स हासिल करते बंदे ने उनकी तमाम गुफ्तगू सुनी थी। मैंने हाजिर साहब कोट का बटन बंद करता रेस्टोरेंट की एग्जिट की जाने बढ़ गया। उसके तमाम गार्ड साथ हो लिए, जैसे किसी वीआईपी की सिक्योरिटी रखी जाती है। उसका भी ऐसा ही इंतज़ाम था। वो एक मशहूर बिजनेसमैन भी तो था, जिसकी आड़ में वो अपने हर गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल धड़ल्ले से अंजाम देता था। नीलम रेस्टोरेंट से अपार्टमेंट बिल्कुल ऐसे पहुंची थी जैसे वो हकीकत में एक नाबीना लड़की हो। तमाम रास्ते उसका राब्ता किसी से न रहा था, अलबत्ता तमाम रास्ते किसी न किसी कोने पर मेजर आस के बंदे खड़े थे। एक की इत्तला के मुताबिक एमाज से एक शख्स को नीलम के पीछे भेजा था। वो अपार्टमेंट तक आया था। वो नीलम ने भी अपने पीछे आम से हुले में मौजूद एक शख्स की मौजूदगी को महसूस किया था। उससे डोरबेल बजाई और हाथों ने दरवाज़ा खोला। ये मंजर उस शख्स से साफ देखा था। अंदर पहुंचकर नीलम ने एक तवील सांस ली। हर सेकंड, हर लम्हा एक ही डर रहता, कहीं वो पकड़ी ना जाए। एक सरासीमगी की कैफियत हम्मा वक्त तारी रहती। तकरीबन 1 घंटे तक उससे किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं किया गया था। एक एहतियात थी जो बरकरार रखनी थी। मेजर आज से अपार्टमेंट पहुंचते ही अंदर से लॉक लगाया और अपने बनाए गए खुफिया रास्ते से नीलम के अपार्टमेंट पहुंचा। बालकोनी का दरवाज़ा बंद था। उससे हल्के से दस्तक दी। नीलम हड़बड़ा सी गई।
खातून ने एक नज़र उसके खौफ से नीले पड़ते चेहरे को देखा और दूसरी नज़र आसपास दौड़ाई कि दस्तक किस दरवाजे पे दी गई है। नीलम की आवाज़ उस वक्त बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे, वरना लम्हा लगता इस आवाज़ की सिमत समझने में। मैं देखती हूँ। वो उठी और दरवाजे तक गई। टाइगर ने एक और बार दस्तक दी। वो अब बालकोनी के दरवाजे के पास रुक गई। खिड़की खोलकर बालकोनी में झांका। टाइगर को देखकर पुरसुकून सांस खींची। इतनी देर लगा दी और दरवाज़ा क्यों बंद किया था? वो बोलता हुआ तेजी से ड्राइंग रूम से निकला। एमाज ने मैनेजर से तुम्हारी जॉब की बात की है। इंशाल्लाह आगे भी सब बेहतर होगा। वो मुतमईन सा बोला। टाइगर, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर उसे सच पता चल गया तो? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? वो वाकई खौफसदा थी। आप अपना ये डर खत्म कर लें, नहीं तो हमारा पूरा मिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी ट्रेनिंग, इतने लेक्चर्स देने के बावजूद आपका यही हाल है। उन्हें अल्लाह नजर आने लगा था। आप हमारी जगह हो तब पता चले दिल कितना घबरा रहा होता है। उस वक्त जब हम उसके सामने अंधेपन की एक्टिंग कर रहे होते हैं, किसी दिन दिल ही बाहर आ जाएगा। आखिरी जुमला वो धीमे से बोली। चिड़िया का दिल था तो पंगे क्यों लिए? वो कड़े तेवरों से उससे घूरता बोला। शुरू हो गए आपके ताने। भूख लग रही है। मेजर आस उसके पीछे ही अंदर चलाया। ऑब्वियसली। उसे शूज उतार दिखा। अंदाज में नाराजगी अब भी जाहिर थी। शूज रैक में रख कर आए। उससे शूज वहीं छोड़कर ड्रेसिंग तक जाता देखकर वो बोला। नीलम को साइका की याद ने आ घेरा। वो भी तो ऐसे ही बोला करती थी। उससे पलटकर मेजर आस को देखा। वो सेलफोन पर बिजी था। हेलो। यस सर। वो बाहर निकल गया। शूज रैक में क्या रखने थे? उसने वो बेदिली से टांगें लटकाकर बेड पर लेट गई। छत को घूरते घूरते उसके सब समंदर का साहिल नम होने लगा। गुड़िया, नाश्ता कर लो। मेरी बेटी भूखी रहे और खाना खा ले? नामुमकिन। हारिस भाई को कहे घर दामाद बन जाए, हम आप ही के बगैर नहीं रह सकते। उससे 1 घंटा हो चला था यूं ही लेटे उन लफ्जों को, उन जुमलों को सुनते। नीलम आ जाए, आपकी फेवरेट मैक्रोनी बनाई है टाइगर सर ने। वो अंदर आते बोली, मगर नीलम को चित लेटे देखकर वो वापस आ गई। उससे उनके कहे को सुना ही ना था। मेजर आस कुछ देर बाद दरवाजे के फ्रेम में खड़ा था। उससे उंगलियां मोड़कर दस्तक दी। दूसरी जानिब से वो तकिया मुंह पर रखे दबी दबी भारी आवाज से बोली, हमें भूख नहीं है मैम। क्यों भूख नहीं है? आपको पता है पूरी टीम में सबसे ज्यादा आप खाने में नखरे करती हैं। सब अपना ख्याल खुद रखते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही होना चाहिए। आपका बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा है कैप्टन नीलम। वो उससे काफी फासले पर खड़ा बोल रहा था। आप बेफिक्र रहें, हम आपको मज़ीद तंग नहीं करेंगे। प्लीज़ लाइट ऑफ कर दें। वो तकिए को और जोर से दबोचती हुई बोली। पूरी कोशिश थी कि वो उसका चेहरा न देखे। मेजर आस, कैप्टन नीलम की जिम्मेदारी आपकी है। वह एक इमेच्योर लड़की है, अगर वो जज्बाती हो तो कंट्रोल आपको करना है। अभी तो इमोशनल होकर हमारे मिशन का पार्ट बन गई है, मगर इन खतरों और मुश्किलों से उसे खौफ होते वक्त नहीं लगेगा। एक अच्छे साथी और दोस्त की तरह आपने उसे डील करना है। वो एक बहादुर लड़की है, बस जरा पॉलिश की जरूरत है। मेजर हाथ से कानों में अपने सीनियर की हिदायत गूंजी। तुम कर्नल शहीर आलम का रिकॉर्ड मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे बाबा की जिंदगी की गारंटी देती हूँ। दोस्त, मैं तो यहाँ अपने बाबा की हेल्प के लिए आई हूँ। तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं नहीं चाहती इस जंग में तुम्हारा कोई नुकसान हो। ब्लैक स्टार की फाइल चाहिए मुझे बस। उस दिलकश और हसीन चेहरे से जुड़ी मासी की कर्मनाक यादों ने सेन के दरीचे पर हमला किया। मिजाज के जिस्म का रेशा रेशा सनसना उठा। 17-18 साल के लड़के पर होने वाला वो 3rd डिग्री टॉर्चर 29 साल मेजर आस को आज भी याद था। उसके निशान गए कब थे? जिस्म आज भी बिजली के वो झटके महसूस करता था जो मिनहाज ने उसे दिए थे। उसके नाखूनों की जिल्द में आज भी वो नोकीले तार खड़े महसूस होते थे। जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जो तशद्दुद उससे बर्दाश्त किया था, उससे कर्नल शहीर आलम के भी रोकटे खड़े कर दिए थे, मगर वो तय कर चुके थे। उन तमाम कर्बनाक तस्वीर के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। उनके बेटे ने इस ज़मीन के लिए इतने कर्ज उतारे थे जितने शायद लिए भी ना हो। जाने किस किस तरह इस मिट्टी की खुशबू को बिखरने से रोका था उससे। उसके ऑफिसर्स को लगता था कि मिनहाज जितना जुल्म उस पर और उसके माँ बाप पर कर चुका है, वो यकीनन मिनहाज के सामने आते ही उसे गोलियों से छलनी कर देगा। तभी उसको ये मिशन न देते, मगर उसके हौसले देखने वाले थे। वो 1 साल तक उसके सामने रहा, उसी गैंग का हिस्सा बना, उसके साथ मेज़ पर बैठकर खाना खाया, सिर्फ इसलिए कि जो दर्द, जो तकलीफ उससे बर्दाश्त की, कोई और उस अलमनाक दर्द से न गुजरे जिसमें रूह भी बिलबिला आ जाए। अगर उसे अपना बदला लेना होता तो मिनहाज जो 9 साल पहले ही मर चुका होता, मगर उसे उन तमाम दरिंदों को घेरना था
जो नाहक जुल्म कर रहे थे मासूम जानों पर। अपने अंदर के इश्ताल को दबाना एक मुश्किल काम था, जिसे मेजर आज से बहुत आसानी से मुकम्मल किया। वो अपने घर वालों से दूरी पर रो रही थी। वो क्यों नहीं रोता, जिसका कोई घर नहीं था, जिसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई खुशी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई रिश्ता नहीं था। फिर वो क्यों नहीं रोता था? ऐसे ही तो नीलम उसे सख्त जान पत्थर बेहिस नहीं कहती थी। वो आदी हो गया था इस जिंदगी का, जिससे सिर्फ वतन से मोहब्बत सिखाई थी। उसके बाप ने, उसके दादा ने, सबने इस वतन के लिए शहादतें हासिल की थी। वो भी उन सब के नक्शे कदम पर चल रहा था। इतनी सख्ती आ गई थी अब उसमें कि कोई उसके अंदर झांक नहीं सकता था। लोगों की हमदर्दियां समेटना मेजर आस का शेवा नहीं था। वो बाहर निकल गया। कैप्टन हमजा, अनस, मैम पशरा और बाकी तमाम साथियों से एक एक करके उनकी हैरियत मालूम की। कोई मसला तो नहीं। हर जाने से तसल्ली कर लेने के बाद ही उसके हलक से निवाला उतरना था। ऐसे ही तो वो सब अपने लीडर पर फख्र नहीं करते थे। वो था ही काबिले तारीफ। तभी मैम बशरा को नीलम का लफ्ज़ बेहिस बहुत बुरी तरह से चुभा था। यहाँ की तरफ किचन आता है और एक काउंटर, और किचन के ठीक ऊपर ही छत वाला कमरा है। मुझे तो बस यही रास्ता समझ आ रहा है। अनस से नक्शे पर पेंसिल फेर दिखाऊं, फिर पेंसिल छोड़कर सोफे की बैग से टेक लगाकर चेहरा ऊपर उठा लिया। दिन में मैवरिक के पार्टनर बने रहते और रात में क्लब की मसरूफियत। उनकी नींद तो अब ख्वाब बनकर रह गई थी। मैम प्लीज एक स्ट्रॉन्ग कॉफी। अनस से गुजारिश की। वाई नॉट? वो मुस्कुराती हुई अपनी नशिश छोड़कर उठ गई। मैवरिक को तो हमने ट्रैप कर लिया है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी हम पर भरोसा करेगा। अपने काम निकलवाएगा बस। मुश्किल है कि वो अपने मुंह से कोई राज बताए। इसके लिए भी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। एजेंट 61 ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बिल्कुल 100%। वो बहुत शातिर इंसान है। आबिद के जरिए उससे मिले हैं, तब भी इतना रिजर्व्ड है। अगर डायरेक्ट मिलते तो महीने लग जाते। अनस से उसके ख्यालात की तस्दीक की। आबिद बहरी सफ़र के जरिए असला स्मगल करने में मैवरिक की मदद करता था। एजेंट 41 और 61 ने आबिद के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उनका रिकॉर्ड उसे दिखाया और उसकी फैमिली को भी अगवा कर लिया, जिसकी वजह से आबिद को उनका साथ देना पड़ा। ज़्यादातर मुलाकातों में वो उसे अपने अंडर करने को उसके छोटे बेटे के साथ टाइम बम बांध देते, जिसके खौफ से वो उनकी कोई बात न टालता था। उसके ख़ानदान पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करते थे, ना ही उन्हें हरासा करते। बस एक तरह से आबिद को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये अपार्टमेंट आम लोगों के इस्तेमाल में नहीं था। यह खास इस मिशन के लिए था और MM2 टीम के लिए, जिन्हें तहखानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ 3 कमरे थे। एक कमरे के साथ किचन था, तो दूसरे के साथ स्टोर रूम, और स्टोर रूम में एक लोहे का ढक्कन था जो इस तरह डिज़ाइन था कि फर्श का ही हिस्सा मालूम होता। उसे खोलने से तहखाने का रास्ता आता था, जहाँ आबिद का खानदान कैद था, जिसमें उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। उनके लिए हर सहूलत मौजूद थी। आबिद ने हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने टाइगर को भेज दी है। ये एक अच्छी खबर थी। वो खुश था हमारे कारनामे पर। अनस टांगे पसार कर आधा लेटा और बैठा था। इस तरह हमें वैसे डबल फायदा हुआ। एक तरह से आबिद को जो मालूमात थी असली और मैवरिक के मुतालिक, वो भी मिल गई, और मैवरिक की गैंग का हिस्सा बनने का मौका भी। एजेंट 61 भी पुरजोश था। बस किसी तरह क्लब के ऊपर वाले कमरे का राज खुल जाए। मैं बशरा चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। एजेंट अनस से मुस्कुराकर कहते अपना मग उठा लिया। इसमें कॉफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद पर मैं बशरा और एजेंट 61 हंस पड़े थे। कैप्टन नीलम उठ जाएं और 1 मिनट से पहले आप बाहर हों। कुछ देर बाद मेजर आस फिर उसके रूम में आया था, जहाँ उसकी वॉच, हेयर बैंड, शूज सब वहीं के वहीं बिखरे पड़े थे। उसके बाल पूरे बेड पर फैले हुए थे। टाइगर ने आगे बढ़कर उसके मुंह से तकिया खींचा। नीलम ने खूंखार नजरों से उसे घूरा। सुना नहीं आपने? नहीं, हम अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हो चुके हैं। वो चीखी और दूसरा तकिया मुंह पर ले लिया। मेजर आस ने वो भी खींच लिया। मसला क्या है आपके साथ? उससे बला का गुस्सा आया हुआ था। चेहरा सुर्ख हो रहा था तो आंखें गजबनाक। चीखे मत, गला खराब हो जाएगा। वो तकिए बेड पर दुरुस्त करने लगा। नीलम उससे घूरने लगी। जाए मुंह धोकर आए। उससे नीलम के शूज उठाकर रैक में रखे। वॉशरूम क्या, हाथ धोकर वापस आया। अभी तक वैसे ही बैठी हैं? इतनी जिद्दी क्यों हैं आप? उसके सामने खड़ा पूछ रहा था। सीने पे हाथ बांध रखे थे। आप इतने अच्छे बनने की अदाकारी मत किया करें, जहर लगते हैं हमें। वो हकीकतन उसके हर रूप से खौफजदा थी। कभी उससे वो अपना खैर ख्वाह लगता, कभी दुश्मन। जिससे मोहब्बत हो वो जहर लग ही नहीं सकता। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे तपाने लगा, मगर उसके बरक्स उससे अजीब सा सवाल किया। ऐसा सवाल जिससे मेजर आस की हंस से हिला दी।
उसके सगम खुरच डाले। आप सब अपने अपने घर राब्ता कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनकी तस्वीर देख सकते हैं। आप लोग हमारा दर्द नहीं महसूस कर सकते मेजर हास। घर से दूर रहने की तकलीफ आप हमारे एहसासात नहीं समझ सकते। आप ही हमारे बगैर कैसे रह रही हैं? क्या बाबा अब नाश्ता कर लेते हैं हमारे बगैर? आलू के पराठे बनाते कि हम किसी को याद नहीं आते? वो सिसकियों से रोने लगी। उसका एडवेंचर और शायद मोहब्बत का भूत भी उतरने लगा था। मेजर हास को तो कम से कम ऐसा ही लगा था। आपको अपनी फैमिली की पिक्चर्स चाहिए ना, मैं ला दूंगा। अब रोना बंद करें, शाबाश उठें। प्रॉमिस? वो उंगली उठाकर बोली। वादा। उसे संजीदगी से कहा। नीलम का चेहरा खुशी से जगमगाने लगा। कुछ देर बाद वो और मेजर आज डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। नीलम रुकबत से खा रही थी। कुछ देर पहले वाली उदासी की हल्की सी रोमक भी उसके चेहरे पर मौजूद ना थी। वैसे एक गलतफहमी आपकी दूर करनी थी, वो ये कि हम में से कोई भी दुराने मिशन अपनी फैमिली से राब्ता नहीं करता। हमें इसकी इजाज़त नहीं। ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि बासूरत दीगर हमारी फैमिली को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। वो प्लेट पर झुका बोल रहा था। नीलम का मुंह में जाता मैक्रोनी से भरा कांटा ठहर गया था। आपकी फैमिली में कौन कौन है? उसे सरसरी लहजे में पूछा। मैं किसी भी अजनबी को अपने पर्सनल्स में घुसने की इजाज़त नहीं देता। दो टोक जवाब आया था। और दूसरों की ज़ातियात में धड़ल्ले से बगैर इजाज़त दखल देता हूँ, वो अपने अस्सी तीखे अंदाज से बोली। बिल्कुल, कोई रोक सकता है मुझे? उससे कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते चैलेंज करती नजरों से नीलम को देखा। एक स्पाई किसी की भी जिंदगी में किसी भी रूप में किसी भी वक्त घुस सकता है। जैसे आप हम लोगों की जिंदगी में घुस आए थे, ब्लैक बेयर बनकर। उससे मुंह बनाया। ब्लैक बेयर, टाइगर, गिरगिट, ईगल, इतने सारे एनिमल नेम रख दिए हैं मेरे अब। अपना आप इंसान कम और जानवर ज्यादा लगता है। नीलम ने तेजी से उसकी बात काटी। कोई भी जानवर इतनी अच्छी मैक्रोनी नहीं बना सकता कि आप जैसा बंदा 2 प्लेटें खा जाए। हम 2 प्लेटें खाएं या 10, हमारी मर्जी। उससे बाउल से और मैक्रोनी प्लेट में निकालना शुरू की। कहाँ खाना नहीं खाना था, कहाँ मैक्रोनी के साथ इतना इंसाफ। मेजर आज सेक कर रह गया। मिनाज, हीरे की स्मगलिंग के लिए कुछ और बंदे हायर करो। इतने से काम नहीं चलेगा। 2-3 महीने बाद 4 लोग कितने ही हीरे ला सकते हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी हुकूमत ने सख्त कर दी है। जब से एक शख्स 1 टन हेरोइन के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। क्या वो तुम्हारा साथी था? एमास के ड्राइंग रूम में आज असद जुबैरी परजुमान था। शीशे की बड़ी सी मेज पर अनो इकसाम के पकवान सजाए गए थे। वो बहुत कम उसका मेहमान बनता था, क्योंकि सियासी लोगों की सुबह की वॉक से रात के खाने के मेन्यू तक पर मीडिया की कड़ी नजर होती थी। वो अलग बात है कि मसाइल की जानिब तवज्जो कम सही, मगर वजीर आजम वजीर दाखिला का नाश्ता न रह जाए, उसकी कवरेज लाजमी है। बस ऐसा ही कोई डर असद जुबैरी के दिमाग में भी बैठा था। तुम्हें पक्का यकीन है कि जोई मुल्तान सेंट्रल जेल से फरार होते पुलिस मुकाबले में मर गई थी? वो हीरो की बात कर रहा था और मैनाज लड़की की। अरे, स्टैम्प पेपर ले आओ तुम। वो बेजार हुआ। मैंने जोई को देखा है। वो सिगार जलाए बैठा था। उसका धुआं उड़ता जा रहा था। फिजा में मिलकर जैसा अंधेरा जा रहा था। उसके चेहरे पर पुरसरायत थी। क्या तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो? शेरहान ने टांग नीचे उतारी और थोड़ा आगे होकता हुआ बोला। वो लड़की, उसकी हम शक्ल है बस। वो तो देखने से ही कॉलेज गर्ल लगती है, जबकि जोई अगर जिंदा होती तो कम से कम भी 28 साल की औरत दिखती। कोई किसी से इतना मैच कैसे कर सकता है? मीनाज ने संजीदगी से कहते सिगार एस्ट्रे में झाड़ा। कुछ तो फर्क है ही, जैसे लंबे बाल और हद से ज्यादा मासूमियत। कमाल लड़की है, जबरदस्त। वो हल्की हल्की दाढ़ी पर हाथ फेरता बोला। बकवास बंद करो, अपने काम की बात करो। वो ऐसा रद्द-ए-अमल देना नहीं चाहता था, मगर ये सब कुदरती था, बेख्तियारी थी। मैंने तो काम की ही। अच्छा चुप करो, मेरा दिमाग मत खराब करना। चाय पी कर जाना, बाकी मैं खुद देख लूंगा। इंतहा की बेसारी और बदतमीजी थी उसके अंदाज में। सुगार फेंककर वो अपना कोट सोफे की पुष्ट से उठाता निकल गया। सर, मैनेजर ने उस लड़की को जॉब के लिए कॉल कर दी है और उसका एड्रेस वही है जो हमने हासिल किया था। केस अभी तक मेरे पास है। जो कार्ड्स उसके पीछे छोड़े हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़की एक औरत के साथ रहती है और कभी उसे बाहर निकलते नहीं देखा। 2-3 बार वो औरत ही राशन लेने के लिए निकली है। उसके साथ साथ चलता पीटर तेज से बोल रहा था। गुड। उस लड़की के एक एक काम की रिपोर्ट देनी है मुझे, और कीज मुझे दे दो। मिनाज के कहने पर उसने पेंट की पॉकेट से चाबी निकाली और उसको थमा दी। मिनाज इसहाक की नसें लोहे की चाबी से चिपक गई, जो उसकी चौड़ी हथेली पर चमक रही थी। मुबारक हो बहुत बहुत आपको, आपकी जॉब लग गई। कैप्टन हमजा ने शौक होते कहा।
पहली पे से आप हमें ट्रीट देंगी। पता नहीं वो क्यों ज़रूरत से ज़्यादा फ्री होता था, उसका काम बनता ही नहीं था। ऊपर वाले अपार्टमेंट में सिर्फ मेजर आज ही आता था। अक्सर वो बाहर मिशन के किसी पार्ट पर काम कर रहा हो तो कैप्टन हमसा को ऊपर जाने का कह देता या कभी कोई काम, मगर अब वो मेजर आज से कहे बगैर भी उसकी हैरियत दरियाफ्त करने आ जाता। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपका, मगर मुझे हर जोक पर हंसी नहीं आती। उस स्पाई एयरपीस के लूप्स जो आपस में कटमट हो गए थे उनको सही करती बोली। जिस जोक पर आपको हंसी आती है वो सुना देते हैं। वो मुस्कुराया। कैप्टन हमजा, वेयर आर यू? उसके सेल पर मैसेज आया। कमिंग सर। वो नीलम को देखता नीचे वाले अपार्टमेंट में आया जहाँ मेजराज टहल रहा था। उसके अलावा उनके 10-12 साथी थे। लगता था कोई मीटिंग अरेंज की गई है। उसके आते ही मेजराज से अपनी निश्चित संभाली। मैवरिक के बंदे से जो मेमोरी चिप्स मिली हैं उसका ज़्यादातर डेटा सेंट्रल जेलों का है, जिसमें लाहौर, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर है। मुझे लगता है वो कोई CIA का ही बंदा है था। वो अमेरिकन स्पाई को सेंट्रल जेल से निकलवाने के चक्करों में है। मेजराज रुका। कितने जासूस हैं? एक साथी ने पूछा। 2 अमरीकी जासूस इस वक्त हमारे कैदी हैं और उन दोनों के बारे में मीडिया को नहीं पता। 2 साल पहले अमेरिका ने कहा था कि उनके 2 सियाह पाकिस्तान से गायब हो चुके हैं। ये बात बहुत उछाली गई थी, मगर इस बार हम उन जासूसों को मीडिया पर लाना नहीं चाहते थे, वरना दोनों मुल्कों के मबैन हालात कशीदा हो जाते। उसे तफसीलन बताया। और असले के मुतालिक कुछ पता चला? एक और सवाल आया। उनको जिस स्पाई की तलाश है उसका नाम डिकोड कर लिया गया है, मगर ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसे शेयर करने की इजाज़त नहीं। उसके अलावा 2-3 और CIA के स्पाई लाहौर, मुल्तान की साइट पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ अपने साथियों को फरार करवाना है। सर, इस मिशन से हमारे मिशन में तो कोई हेल्प नहीं हुई। एक दिलचले ने मुंह बिगाड़ा। कम ऑन, जिस काम में मुल्क का फायदा हो उस पर कभी मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए। टाइगर ने उसे समझाया। सॉरी सर। वो नीलम का भाई होता तो इतनी जल्दी शायद न समझना। ओके, तुम लोग जा सकते हो, और तुम दोनों प्लीज उस CIA के एजेंट की सेकंड सेकंड की लोकेशन अपने रिकॉर्ड में रखना। उससे जाते हुए साथियों में से 2 को मुखातिब किया। सर, कैप्टन नीलम को मैनेजर की कॉल आ चुकी है, जॉब कंफर्म। उन सब के जाने के बाद कैप्टन हमसा बोला। सच अ गुड न्यूज़। उससे दिलकशी से कहा। टाइगर सर, अगर हम ASP को छुड़वा लें तो मुझे लगता है वो असले के मुताबिक हमें बहुत कुछ बता सकता है। ये हमारे फायदे की बात है और एक इंसानी जान की भी। कैप्टन हमसा ने बहुत मुश्किलों से ये तजवीज़ पेश की थी। टाइगर के गुस्से से खाइफ भी था। सोचते हैं इस पर कुछ। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। वैसे भी ASP अपने गुनाहों की बड़ी सजा भुगत चुका है। आलीशान महलनुमा इमारत जिसे एमाज प्लाजा कहते हैं, दुनिया की नज़र में एक मशहूर बिजनेसमैन की सदियों की रियासत, जबकि CIA, रॉ और ISI की नज़र में एक दहशतगर्द हराम की कमाई। लाल मादा बहाने की उजरत, आसमान की स्याही में इजाफा करती रात की देवी ने वक्त की सुइयां जरा और खिसकाई और टन की आवाज़ से 12 बजने का अंदिया दिया। 6 दिसंबर 2015। उसकी आंखों के सामने कंदील जल रही थी जिसमें कायनात का चेहरा वासिया था। साफ, शफाफ, मासूम, शरारती, खिलखिलाता चेहरा। उसकी हमराज, उसकी हमकदम, हमदम, उसकी दोस्त, उसका सब कुछ, उसकी कायनात एक दूसरे में जान बसती थी उनकी। जद्दा शहर की सरजमीन पर उनके कदमों की चाप हमेशा साथ पड़ती थी। वो 2 कमरों के ईंटों से कच्चे आंगन के सरसब्ज सड़क पर साथ चढ़े थे। आम बहुत पसंद थे कायनात को, और कोई चीज़ कायनात को पसंद हो महनाज को नहीं, ये मुमकिन ही कहा था। आज कायनात की पैदाइश का दिन था। महनाज के जिस्म पर चूंटियाँ रेंगने लगी, याद आने लगी, तल्ख यादें, तल्ख ज़माने, कर्वनाक सानहे। भैया, आवाज़ से कितनी शेरीनी थी, ये सिर्फ वही जान सकता था जिसके कान में वो आवाज़ आज भी गूंज रही थी, जिससे दबे 13-14 बरस गुजर गए थे। वो एक लाश तस्वीर के सामने खड़ा था, एमाज प्लाजा का सबसे आखिरी फ्लोर। उसे लगा वो तस्वीर नहीं हकीकत है। वो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। कायनात, उसके लब कपकपा रहे थे, आंखें बह रही थी। कायनात, तुम सुन रही हो? उसे तस्वीर पर हाथ फेरते उस जुमले को टुकड़ों टुकड़ों में अदा किया। मैं तुम्हारा बदला ले रहा हूं, मरते दम तक लूंगा, सबको मार दूंगा, कोई नहीं जिएगा। तुम नहीं रही, कोई नहीं रहेगा। सुना तुमने? मैं सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। मेरी कायनात छीन ली तुम लोगों ने, मेरे अम्मी अब्बू सबको जला दिया, मैं तुम सबको जलाऊंगा।
शहर के शहर चलेंगे, मरोगे तुम सब मरोगे। उसके चीखने में शिद्दत आती जा रही थी। दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे वो चीख चीख कर दोहराए जा रहा था। उसे लगता था गम सिर्फ उसे है, हर दुख सिर्फ उसके लिए है। दुनिया में 70% दहशतगर्द सिर्फ इन्हीं हादसात की बिना पर दहशतगर्दी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर जुराइम की दुनिया में अंधाधुंध खुद से चले जाते हैं। तारीख में नामी गिरामी दहशतगर्दों का मासिक खंगालने से यही मिलता है कि उन्होंने इस काम की शुरुआत इंतकामी कार्रवाई के लिए की थी और देखते ही देखते कहाँ से कहाँ पहुंच गए। रात की स्याही पर आफताब की सुर्खी गालिब आने लगी तो सितारों ने भी रुखते सफ़र बांध लिया। मेहताब को रुई से मुशाबा रखती बदलियों ने अपने लपेट में लेकर शहर को पूरी तरह से उजागर होने का मौका दिया। अपने वक्त के पाबंद सरहदों पर तैनात तो समंदरों के रखवाले, फिजा के जानबबाज सिपाही तो ज़मीन के रखवाले अपनी जिम्मेदारियां खुशअस्लूबी से निभाने निकल पड़े। कैप्टन नीलम इब्रार भी किस्मत के धागों से बंधी उन्हीं की सफ में आ खड़ी हुई थी। रेस्टोरेंट का वक्त 8 बजे का था। उसे साबका तरीके अपनाते अपनी सिक्योरिटी मुकम्मल की और निकल गई खतरों से खेलने, खिलाड़ियों को मात देने। फोल्डेड नाइफ शूज के अंदर थी और खुली शर्ट में छुपा पिस्टल उसके हिफाजती इक़दामात थे। उसका काम वहां आने वाले कस्टमर्स का ऑर्डर प्लेस करके किचन काउंटर तक पहुंचाना था। बस इसके लिए उसे पहले 1 घंटे पूरे रेस्टोरेंट का नक्शा याद करवाया और टेबल नंबर्स भी। एक नाबीना लड़की को नौकरी पर रखना सरासर बेवकूफ़ी थी दूसरे वेटर्स और वर्कर्स की नज़र में। बाद में उसकी इंतहा की खूबसूरत और महसूर कर देने वाली हुस्न को देखकर हर कोई अपने क्यास के घोड़े दौड़ाने लगा। उन्हें पूरा यकीन था कि आज वह ना आ जाएगा, मगर तमाम तवक्कुआत पर उस वक्त पानी फिर गया जब उन्हें एजेंट अंश से मैवरिक के जरिए इत्तला मिली कि महनाज आज के दिन बहुत डिस्टर्ब है और ये भी कि शायद अगले चंद घंटों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शोले बढ़ गए। शहर कायद इस्लामाबाद और लाहौर की बड़ी और मशहूर मार्केटें बंद कर दी गईं, बाजार बंद कर दिए गए। उसके साथ साथ छोटी बड़ी तमाम दरसगाहों और दरबारों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की। जी हाँ, आपको बताते चले, मुल्क भर के बड़े शहरों की पुररौनक जगहों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माल रोड पर लोगों का बहुत रश है। पुलिस एहलकारों की गुजारिश है कि जल्द से जल्द भीड़ कम कर दी जाए। डीआईजी सिंध के मुताबिक सीक्रेट सर्विसेज के जरिए इत्तलात मौसूल हुई हैं कि दहशतगर्दी की कोई साजिश रचाई गई है। जी, एक बार फिर आपको बताते चले, न्यूज़ चैनल पर एंकर फुल फॉर्म में आ चुकी थी। गला फाड़ फाड़ कर एक ही न्यूज़ सुनाई जा रही थी। ऑर्डर प्लेस करती वेट्रेस का हाथ कपकपाने लगा।